हेलो फ्रेंड्स। रिसेंटली मेरे फैमिली मेंबर ने, मेरे सिस्टर ने मेरे वाइफ का सेल फोन नंबर मांगा और मैं सोचने लगा क्या है। एक सेकंड के लिए मैंने ऐसा किया, क्या है वो 98 एटसेट्रा एटसेट्रा। मैं अपना फोन बुक देखने लगा तो मेरी सिस्टर बोली, क्या तुमको अपने वाइफ का नंबर याद नहीं है? अब देखना तुम्हारा क्या हाल होता है। और मैं हंसने लगा। मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे नंबर याद है, मैं तो ऐसे ही कर रहा था। और फिर मैंने बता भी दिया नंबर। लेकिन तब मुझे ये ख्याल आया कि एक वक्त था हमारे बचपन से कि 500-500 फोन नंबर्स हमें याद रहते थे। और अब ऐसी सिचुएशन आ गई है कि हमारा ओवर डिपेंडेंस ऑन द टेक्नोलॉजी एंड फोन, कि एक दो के ऊपर हमारे फोन नंबर्स याद नहीं रहते। तो मुझे लगा कि क्यों ना इसी टॉपिक पे एक वीडियो बनाया जाए। वैसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर मेमोरी इंप्रूव हो सकती है क्या, उसके ऊपर कोई वीडियो बनाए। तो आज का ये वीडियो उसी के बारे में है कि क्या मेमोरी सिर्फ जेनेटिक होती है या मेमोरी इंक्रीज भी हो सकती है आपके आपके एफर्ट से। तो देखते हैं कि मेमोरी क्या सिर्फ जेनेटिक है या इंप्रूव हो भी सकती है। और सबसे पहला पॉइंट है कि आपको पता होगा कि टू सम एक्सटेंट इट इज जेनेटिक। मतलब नंबर ऑफ न्यूरॉन्स विच हैव बीन फॉर्म टिल बर्थ, तो ये जेनेटिक पार्ट है, जेनेटिकली डिटरमाइंड है। और आपको पता है कि न्यूरॉन इज अ टर्मिनली डिफरेंशिएटेड टिश्यू। नर्व सेल जो है वो टर्मिनली डिफरेंशिएटेड हो चुकी है। अब उसके बाद उसका नंबर भी नहीं बढ़ने वाला। तो एक पॉइंट के बाद, बर्थ के बाद, नंबर ऑफ न्यूरॉन्स विल नॉट इंक्रीज। तो फिर हमें कैसे फिर हमें मेमोरी हमारी बढ़ती है? तो वो बढ़ती है बाय इंक्रीज इन द नंबर ऑफ साइनैप्सेस। आपको पता है साइनैप्स इज द जंक्शनल रीजन बिटवीन द टू न्यूरॉन्स। और साइनैप्सेस जो है वो जिंदगी भर इंक्रीज होते रहते हैं, नंबर ऑफ साइनैप्सेस। और उस वजह से हम नई नई चीजें लर्न भी करते हैं और मेमोरी के फॉर्म में उसको स्टोर भी कर लेते हैं। तो मेमोरी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ साइनैप्सेस। अच्छा, साइनैप्स में क्या क्या होता है? उसमें होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। वो न्यूरोट्रांसमीटर्स को रखा जाता है इनसाइड द वेसिकल्स। और डेंड्राइटिक ज्योमेट्री। देखो, नंबर ऑफ न्यूरॉन्स तो इंक्रीज नहीं होने वाले, लेकिन डेंड्राइटिक ज्योमेट्री जो होती है न्यूरॉन्स की, वो थ्रू आउट द लाइफ चेंज होती है। और वो न्यू सिनेप्टिक कॉन्टैक्ट्स बनाने के लिए ही चेंज होती है। और फिर इस तरीके से हमारी मेमोरी इंक्रीज होती है थ्रू आउट लाइफ। तो हमें इन चीजों की जरूरत है। डेंड्राइटिक ज्योमेट्री यानी डेंड्राइटिक स्पाइन्स, उनकी लेंथ, उसके अलावा वेसिकल्स, इन दो चीजों के लिए चाहिए प्रोटीन्स। और न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है मेनली ग्लूटामेट, और उसके अलावा फिर मेनली एसिटाइल कोलिन, डोपामिन एज अ रिवॉर्ड न्यूरोट्रांसमीटर, एंड कुछ एक दो है जैसे सेरोटोनिन। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स की आपको जरूरत है आपके मेमोरी इंप्रूव होने के लिए। खास करके ग्लूटामेट के ऊपर हमारा ध्यान है, क्योंकि ग्लूटामेट जो है इट्स अ न्यूरोट्रांसमीटर इन द हिप्पोकैम्पस। और हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी जो होती है वो स्टोर होती है हिप्पोकैम्पस में। तो ग्लूटामेट विल बी एन इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर फॉर अस। फिर जो मैंने बाकी नाम बताए जैसे डोपामिन हुआ, सेरोटोनिन हुआ, एसिटाइलकोलिन हुआ। तो जहां तक डाइट का सवाल है, डाइट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस ओवरऑल मेमोरी फॉर्मेशन। क्योंकि ऑब्वियसली डाइटरी कंटेंट ही हमें अवेलेबल होंगे हमारे नर्व सेल्स को, और तभी तो वो सारी चीजें बन सकेंगी। अगर आप नॉन वेज खा सकते हैं तो फिश एंड एग्स, ये दो क्यों? क्योंकि इनमें हाई बायोलॉजिकल वैल्यू के प्रोटीन्स है, हाई बायो अवेलेबिलिटी वाले प्रोटीन्स। यानी आपको ये तो पता है कि हम जो खाते हैं बॉडी उसको वैसे के वैसे यूज नहीं करती, बॉडी उसको मॉडिफाई करके फिर सूटेबल तरीके में यूज करती है। तो हमें प्रोटीन्स चाहिए, हम इनमें से जो प्रोटीन्स लेंगे उसकी बॉडी के लिए अल्टीमेट अवेलेबिलिटी मैक्सिमम रहती है, और वो नर्व सेल्स के लिए बहुत ही अच्छी साबित होती है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन चीजों को फॉलो करना चाहते हैं तो चीज, पनीर, स्पिनाच यानी पालक, एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स और नट्स, ये या पल्सेस कह लो, दाल, इनमें वो प्रोटीन्स आपको मिलेंगे भरपूर। मुझे याद है मैं जब भी खाना खाने के लिए जाता था ऑलमोस्ट 15-20 ईयर्स,
कभी भी मैं खाना खाने को, हमारा एक फिक्स स्पॉट था, वहां जाता और मुझे कभी भी ऑर्डर देने की जरूरत नहीं पड़ी। मुझे देखने के बाद वो तुरंत मेरी ऑर्डर खुद ही रिपीट कर देते थे वेटर्स और बेरर्स के पालक सूप, पनीर चिली ड्राई, वेज फ्राइड राइस या पनीर वेज पुलाव। तो पालक सूप, क्योंकि पालक स्पिनच आयरन भी है और न्यूरोट्रांसमीटर्स बनाने के लिए भी अच्छा है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल सारे अच्छे हैं, लेकिन पालक सबसे बेस्ट है उसमें। उसके बाद पनीर, जैसा मैंने कहा आई एम स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन, तो पनीर जो है वो सोर्स ऑफ प्रोटीन हुआ। अच्छा, पनीर चिली ड्राई क्यों? चाइनीज फूड स्टफ्स में वो अजिनोमोटो है या ऐसे कुछ कंटेंट्स है जिसमें मोनोसोडियम ग्लूटामेट देखा गया है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं एक सेकंड के लिए कि वो ग्लूटामेट वैसा का वैसा ब्रेन में जाके बसेगा एज अ ग्लूटामेट, लेकिन सर्टन अमाउंट ऑफ दोज फूड स्टफ्स will be made available in the form of glutamate as a neurotransmitter in our hippocampal neurons. तो थोड़ा सा स्पाइसी हो which stimulates the hippocampal cells, and वेज फ्राइड राइस या वेज पुलाव, क्योंकि राइस जो है ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट, वो इंसुलिन को रिलीज करवाएगा और इंसुलिन जो है वो अमाइनो एसिड अपटेक में थोड़ा सा हेल्प करेगा, अमाइनो एसिड अपटेक बाय द नर्व सेल्स। लेकिन उसी वक्त आपको ग्लूकोज का स्पाइक नहीं चाहिए एकदम ब्लड में, और इसलिए पुलाव या फ्राइड राइस, इनमें जो वेजिटेबल्स है वो ये काम करेगी कि अचानक से ब्लड ग्लूकोज स्पाइक नहीं होने देंगे। यहां पे मैं कहना चाहूंगा कि इसलिए ना व्हीट एंड व्हीट बेस्ड प्रोडक्ट्स को अवॉइड करो, क्योंकि देखा गया है कि इससे वो उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक तो ज्यादा होता है, तो खाने के बाद, ये खाने के बाद ग्लूकोज का स्पाइक आएगा और इससे कोई न्यूरोट्रांसमीटर्स या प्रोटीन बनने में ज्यादा खास मदद नहीं आएगी। आप बोलोगे सर वो अपना पिज्जा बर्गर ये सब तो व्हीट बेस्ड प्रोडक्ट्स है उसमें, तो बिल्कुल होने दो। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप रोज का रोज ये खाने वाले हो, वंस इन अ वाइल आप अपने पसंद की चीज खाने ही वाले हो तो खा सकते हो, लेकिन बाय एंड लार्ज, या चलो ऐसा कहते हैं कि एग्जाम जितनी नजदीक आएगी उतना आप कम से कम इसको अवॉइड कर सकते हो। राइट, तो ये हो गया डाइट के बारे में। हाँ, अपार्ट फ्रॉम दैट नट्स है, आलमंड है, पिस्ताचियो, पिस्ता, बादाम वगैरह, ये सब इनसे तो बनते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये तो मालूम ही होगा आपको। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट डार्क चॉकलेट एक है, और दूसरा क्रैनबेरी इज माय करंट फेवरेट। इसकी वजह यह है कि क्रैनबेरी में कुछ फाइटोकेमिकल्स ऐसे देखे गए कि जो ना एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स को बनने से रोकते हैं। आपको पता है ग्लाइकेशन रिएक्शंस, अगर ग्लूकोज काफी देर तक बढ़ा हुआ रहा तो वो प्रोटीन्स को जाके स्टिक हो जाता है, मतलब बाइंड करता है, और वो ग्लाइकेशन प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो प्रोटीन्स का भी स्ट्रक्चर अल्टर हो जाता है। तो ये ना हो, इसके लिए क्रैनबेरी इज फाउंड टू बी वेरी वेरी यूजफुल। तो ये एक मेरा करंट फेवरेट है, आप भी ट्राई कर सकते हो, क्रैनबेरी अवेलेबल होती है सब जगह पे। ये हो गया डाइट के बारे में। अब स्टडी पैटर्न, हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी कैसे बनती है, कहां बनती है? तो जब हम पहली टाइम रीड कर रहे हैं तो वो प्रोसेस ऑफ लर्निंग है, एक्विजिशन ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन, तो लर्न कर रहे हैं। फिर स्टोरिंग दैट एट अ शॉर्ट टर्म बेसिस विल बी द शॉर्ट टर्म मेमोरी, ये कॉर्टेक्स में होगा। फिर कॉर्टिकल न्यूरॉन्स जो है वो हिप्पोकैम्पस में प्रोजेक्ट करते हैं, जहां पे इट इज कन्वर्टेड इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी, और फिर दैट लॉन्ग टर्म मेमोरी विल बी अगेन कंसोलिडेटेड बैक इन द नियोकॉर्टेक्स और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। तो इस तरीके से लॉन्ग टर्म मेमोरी हमारी कंसोलिडेट होती है। स्टडी पैटर्न इसके तरीके से हो, कैसे? तो फर्स्ट टाइम रीडिंग करो आप, ये कर लिया आपने लर्न फर्स्ट टाइम, तुरंत लर्न करने के बाद क्लोज द बुक एंड ट्राई टू विजुअलाइज दैट पेज, क्योंकि हमारी विजुअल मेमोरी ज्यादा पावरफुल, ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो उस पेज को सिर्फ विजुअलाइज करो कि उस पेज पे क्या क्या लिखा था, डायग्राम थी कहां पे, टेक्स्ट बॉक्स था, कुछ कैप्स में लिखा हुआ था, बोल्ड में लिखा था, इटैलिक्स में लिखा था, ये सारी चीजें विजुअली रिकॉल करने की कोशिश करो। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग तुरंत उठने के बाद उन चीजों को फिर से रिकॉल और रिपीट करने की कोशिश करो। ये अब आप उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट कर रहे हो। ओके, हाँ, एक बात और है, जल्दी उठने की कोशिश करो। मैं जानता हूं ये डिफिकल्ट है, लेकिन जल्दी क्यों? क्योंकि चलो आप जब सोते हैं तो आरईएम स्लीप के एपिसोड्स होते हैं, और ये तो अभी सबको पता है कि मेमोरी कंसोलिडेशन ऑकर्स इन दी आरईएम स्लीप।
तो जब ब्रेन आपके एक आरईएम एपिसोड को एक्सपेक्ट कर रहा था, और वो भी लॉन्गेस्ट एपिसोड एट लेट्स से 5 AM 6 AM, उस वक्त अगर आप कोई चीज पढ़ते हो प्रीवियस डे वाली, और अब बाद में चाहे फिर सो लेना 1 आध घंटा, कोई बात नहीं, लेकिन उस वक्त अगर आपने ये रिकॉल किया तो ये जरूर लॉन्ग टर्म मेमोरी में अच्छे से कन्वर्ट होगा। और फिर 10-12 दिन के बाद उसे एक बार और रिकॉल करने की कोशिश कर लेना। क्यों? क्योंकि आप फाइनली उसको, उन साइनेप्सेस को कंसोलिडेट करके आपके मेमोरी को एक्सपांड कर रहे हो अब। तो ये एक्सपांशन कंप्लीट हो जाएगा बाय 10 to 12 डेज। तो इस तरीके से आपकी स्टडी का पैटर्न होना चाहिए, और इस वजह से मतलब इस तरीके से करोगे तो आपके मेमोरी जो है आपकी, वो डेफिनेटली इंप्रूव हो सकती है। इट्स नॉट ओनली जेनेटिक, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस भी उसमें काम करते हैं। एक बात और एडिशनली आखिर में कहना चाहूंगा कंसंट्रेशन के बारे में। कंसंट्रेशन इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते, बस 5-10 मिनट पढ़ा और कंसंट्रेशन खत्म हो जाता है। तो इसको कैसे इंप्रूव करना है? एक तो ये कि आप कंसंट्रेशन लॉस होने की मेन वजह फोन और सोशल मीडिया है प्रोबेबली। तो ये जो आपकी रिलैक्सेशन वाली चीजें है ना, इनको आप रिवॉर्ड की तरह इस्तेमाल करो। मतलब ऐसे ही गए और फोन उठाया और देखा इंस्टाग्राम, ऐसे मत रखो। आप इसको रिवॉर्ड की तरह, यानी अगर आपने आज एक ये पेज पढ़ा, या अगर आपने आज ये कॉन्सेप्ट समझ के ली, तो ही एज अ रिवॉर्ड आप वो आपका जो सोशल मीडिया है उसको ओपन करोगे और रिलैक्स करोगे। अगर आप इस तरीके से रिलैक्सेशन के लिए, मतलब रिवॉर्ड के लिए इसको यूज करते हो, तो रिवॉर्ड इज ऑल्सो ए गुड वे ऑफ लर्निंग एंड फॉर्मिंग द लॉन्ग टर्म मेमोरी। देखा गया है पावलोवियन कंडीशनिंग में या ऑपरेंट कंडीशनिंग में, देयर इज अ कंडीशन स्टिमुलस फॉलोड बाय अनकंडीशन स्टिमुलस, और ये पेयरिंग ऑफ स्टिमुलाई से हम लर्न करते हैं और मेमोराइज करते हैं। लेकिन अगर उसमें कोई इंटरफियरेंस है बिटवीन द टू स्टिमुलाई, तो क्या होता है? तो मेमोरी या तो डेवलप होती ही नहीं, या फिर होके एक्सटिंक्ट हो जाती है, ऐसा देखा गया है। तो इंटरफियरेंस को मिनिमम रखो। एक बार आप पढ़ने को बैठे, एक बार आपने वो कमिटमेंट कर ली, तो उसके बाद वो कंसेप्ट खत्म करे बगैर आप उठोगे ही नहीं। अगर इस तरीके से आप ये बिहेवियरल मॉडिफिकेशन कर लो, तो डेफिनेटली ग्रेजुअली आपकी मेमोरी एक्सपांड हो सकती है, इंप्रूव हो सकती है। तो किस लिए रुके हो? अप्लाई करो, देखो रिजल्ट्स विद इन अ फ्यू मंथ्स।